नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एक ऐसा शो जहां हम आपको देते हैं कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। अगर आपने भी कोई ट्रेड किया है या नया ट्रेड करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी कर सकते हैं कॉल और पूछ सकते हैं अपने सवाल। आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं आज के शो में। और आइए सबसे पहले जरा बात कर लें क्या चल रहा है कमोडिटी बाजार में। वैसे चारों तरफ सुस्ती ही छाई है आज कमोडिटी बाजार में। शुरुआत सबसे पहले गोल्ड की कर लेते हैं। यहाँ पर कीमतें 77,000 के करीब सपाट इस वक्त नजर आ रही हैं। ग्लोबल मार्केट में जो सोना है $2660 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चांदी पर एक नजर डाल रहे हैं। यहाँ पर 300 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। एमसीएक्स पर मार्च वायदा 92,000 के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ये तो रहे लेवल्स सोने और चांदी के, पर कुछ खबरें भी बीच में आई, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जेपी मॉर्गन इसने अपने अगले साल के लिए गोल्ड का टारगेट बढ़ा दिया है। दरअसल जेपी मॉर्गन को ये उम्मीद है कि जो भाव है वो $3,000 तक भी जा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। और वहीं चांदी के लिए जो भाव बताए हैं वो $38 प्रति आउंस का लक्ष्य जेपी मॉर्गन की तरफ से तय किया गया है। तो क्या इसके मायने हैं ये भी समझना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से कि भाविक जी सबसे पहले गोल्ड में ज़रा समझे, क्योंकि सोने चांदी इस पर दोनों पे तो फिलहाल बुलिश नज़र आ रहा है जेपी मॉर्गन। क्या हम फ़र्क देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे इन दोनों ही कमोडिटीज़ के भाव पर? गुड इवनिंग स्वाति जी। यस, देखिए जो सोने में नवंबर में जो करेक्शन आना चाहिए था लाइफ टाइम हाई के पास, आई थिंक वो आ चुका है। और ऑलरेडी हमने देखा है कि आगे जाके जो ट्रम्प फैक्टर है, अगर वो टैरिफ डालेंगे तो उसकी वजह से भी जो थोड़ी इकोनॉमी है वो थोड़ी रिसेशन में जा सकती है, तो जो गोल्ड के लिए बेहतर रहेगा। और वैसे भी अगर आगे जाके भी थोड़े भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शायद बढ़े तो उसके लिए भी गोल्ड अच्छा है। और वो हमने आगे भी देखा है कि जब जब फेड के रेट्स कट होते हैं तो वो एक इकोनॉमी के टाइम पे गोल्ड में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आई थिंक ऑलरेडी हमने काफ़ी करेक्शन जो है वो देख चुके हैं। आगे जाके यहाँ से अनलेस एंड अनटिल बहुत डॉलर स्ट्रांग होता है तो हमें लग रहा है कि गोल्ड की जो रैली है वो रुक सकती है। अदरवाइज अभी फ़िलहाल लग रहा है कि गोल्ड अच्छा सा बेस बना रहा है और शायद जनवरी के बाद हमें थोड़ी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए फिलहाल सोने एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। लग रहा है कि आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े दायरे में ही ट्रेड करेगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए दायरे में ट्रेड करने की उम्मीद भाविक जी को नजर आ रही है। बीरेन जी, अब फिलहाल किसी को अगर गोल्ड में पैसे डालने ही है, थोड़ा लॉन्ग टर्म का किसी का नजरिया है, तो कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं सर? फिलहाल तो जो भी हेडलाइंस आती थी अटेंशन ग्रेविंग, वॉर की या इन्फ्लेशन की, रेट कट, जॉब नंबर्स की, वो सभी फिलहाल तो गायब है। टैरिफ और ट्रम्प साहब, ये दो चीज़ें ज़्यादा चर्चा में है। फिलहाल तो ये लग रहा है कि नाताल मूड ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में, तो दायरा सीमित रहेगा। 20 जनवरी के बाद विधिवत शपथ लेंगे ट्रम्प साहब और नई कैबिनेट अपना कारोबार शुरू करेगी। उसके बाद कहीं इसमें कोई मूवमेंट आ सकती है। तब तक इसको मैं डोमेस्टिक टर्म में 75,500 से 78,500, 2-3 हज़ार का, यानी 3-4% का सीमित मार्केट दिख रहा है। ओके, तो 3-4% तक का अपसाइड गोल्ड में आने वाले टाइम में हम जरूर देख पाएंगे। ये जो प्रेडिक्शन है वो बीरेन सर की तरफ से आ रही है। भाविक जी, शाम के सत्र के लिए आप गोल्ड में क्या इंपॉर्टेंट टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपकी तरफ से सजेस्ट करेंगे आप? देखिए 645 को एक एडीपी के नॉन फार्म पे के पेरोल आने वाले हैं 8:30 बजे। अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई भी है, तो वो थोड़ा एक फैक्टर ज़रूर करेगी। गोल्ड में थोड़ी वॉलेटिलिटी शाम के सत्र में रह सकती है। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि इवनिंग सेशन में भी बैंक डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि जहाँ पे नियरली 76,800 के करीब बाय कर सकते हैं। 76,600 के स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 77,200 का। तो 76,600 एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है आज के दिन।
और रेजिस्टेंस अगर देखें तो 77,200 लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर 76,800 के लेवल पर खरीदारी करने की सलाह भाविक जी की तरफ से आ रही है। 77,200 तक के टारगेट और 76,600 तक के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप बना सकते हैं गोल्ड में शाम के सत्र में स्ट्रैटेजी। चांदी पर बीरेन सर आपकी क्या स्ट्रैटेजी बन पा रही है, क्योंकि चांदी के लिए भी लगभग कुछ $38 प्रति आउंस का लक्ष्य जेपी मॉर्गन की तरफ से रखा गया है। फिलहाल तो मार्च वायदा 92,000 के नीचे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर क्या लेवल्स देख रहे हैं सर आप? यहाँ जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड डे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा दायरा है ये। इसमें जो स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल है वो 90,000 के आसपास का है। रेजिस्टेंस है वो 92,593 है। तो यहाँ 1,500-2,000 की रेंज में दोनों साइड की स्विंग्स मिल सकती है। तो ये एक रेंज है 90,000 से 92,500 या 93,000 तक का। ये सपोर्ट लेवल 90,000 का चांदी में, वहीं एक रेजिस्टेंस लेवल जो है 93,000 तक का चांदी में फिलहाल सजेस्ट कर रहे हैं बीरेन जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कच्चे तेल में क्या चल रहा है। यहाँ पर हमने देखा तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को हमने दाम 2.5% तक बढ़ते हुए देखे थे, जो कि 2 हफ्ते में सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड $74 के करीब है, तो वहीं घरेलू बाजार में 6,000 रुपए के करीब जो है भाव पहुंचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर है कल ओपेक प्लस की बैठक का, बाजार की इस पर नजर है। ओपेक प्लस उत्पादन बढ़ाने के प्लान को आगे के लिए और भी टाल सकता है। दिसंबर में होनी थी, लेकिन हो सकता है कि आगे 2-3 महीने और भी ज्यादा बढ़ जाए। यही जो अनुमान है, क्योंकि पहले तो अक्टूबर में होनी थी, लेकिन उसके बाद उत्पादन बढ़ोतरी का ऐलान दिसंबर से भी आगे टाले जाने की यहाँ पर जो बात सामने आती हुई नजर आ रही है। तो कच्चे तेल में अब फिलहाल शाम के सत्र के लिए भाविक जी आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किन लेवल्स पर स्ट्रैटेजी बनाएं? आई थिंक कच्चे तेल में अगर थोड़ी डिप मिलती है तो आई थिंक बाइंग करनी चाहिए। हालांकि अपसाइड है वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा 6,000 से 6150 का, जैसे क्योंकि आपने बताया कि कल जो ओपेक प्लस की मीटिंग होने वाली है वो आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है कि 3 से 6 महीने वो लोग वैसे भी जो प्रोडक्शन बढ़ाने वाले थे वो थोड़ा डिले करेंगे। और वैसे भी आई थिंक ट्रम्प के बाद मार्च 2025 में ही वो लोग देखेंगे कि टैरिफ आते हैं, उस हिसाब से कितने डिमांड रहेगी, तो वो आई थिंक प्लान करेंगे। तो ऑलरेडी काफ़ी जो पॉजिटिव फैक्टर है वो डिस्काउंट हो चुका है, बट अभी भी मुझे लग रहा है 6,000 के टारगेट के लिए यहाँ से ही बाय कर सकते हैं 5,900 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो 6,000 के टारगेट और 5,900 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से आपके लिए बाइंग की मौके बन रहे हैं। ये क्रूड पर सलाह आई है भाविक जी की तरफ से। आइए सबसे पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं और जानते हैं उनका सवाल। दिल्ली से हिमांशु जी, नमस्कार सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मेरे को ये जानना है कि नेचुरल 300 कब तक जा सकता है? किस पर सवाल है आपका, फिर से बोलिए। नेचुरल गैस पे सवाल है कि 300 का जो प्राइस है कब तक जा सकता है उसका? ओके, नेचुरल गैस आज तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। नेचुरल गैस भाव लगभग 256 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। पिछले महीने हमने 24% दाम बढ़ते हुए देखा था, और हफ्ते भर में दाम 6 से 7% तक गिर गए हैं। लगभग 1.5% तक की कमजोरी नेचुरल गैस में। पर 300 तक क्या दाम जा सकते हैं बीरेन सर, लग रहा है आपको? ये काफ़ी वोलेटाइल है। पिछले साल हमने इसको नीचे में 150 भी देखा और अपसाइड में 500 भी देखा था। 2 साल पहले तो 900 तक भी गया था और 150 भी गया था। तो इसमें जैसे टॉप बॉटम जैसा कोई रूल नहीं होता, बट फिलहाल इसको ऐसा मान सकते हैं कि जो स्टीप राइज आया था 180 से 280 तक का, यानी ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ बढ़े थे, इसका ये मीनिंगफुल करेक्शन है। 1-2 दिन के लिए इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 248 रहेगा। अपसाइड की रेजिस्टेंस है वो 266 271 की रहेगी। फिलहाल बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत बड़ा ब्याज बदला था वो नेगेटिव हो गया है। तो इसमें नियर टर्म थोड़ी कुछ टाइटनेस फिजिकल साइड की है और टेक्निकल थोड़े सपोर्टिव है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस में आप अपनाएं। 248 लोअर लेवल और रेजिस्टेंस लेवल 271 का, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है नेचुरल गैस में, जो फिलहाल आपको सजेस्ट की है बीरेन सर ने।
आइए अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से राकेश जी से भी उनका सवाल जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल मैडम कॉपर पे है। एक दो दिन का क्या? ओके, जितना हम आपका सवाल सुन पाए, कॉपर में सवाल जानना चाह रहे हैं कि एक से 2 दिन का नजरिया कॉपर में क्या रहे। मेटल्स में तो सुस्ती का ही माहौल आज भी नजर आ रहा है, कुछ गिरावट के साथ कॉपर में फिलहाल ट्रेड हम देख रहे हैं। बताइए भाविक जी, अब यहाँ से कॉपर में 2 से 3 दिन का नजरिया क्या रह सकता है? आई थिंक कॉपर में पॉजिटिव रहेगा। हमने काफ़ी टाइम से देखा कि लास्ट 15 दिन में 20 दिन में अगर कॉपर के ट्रेडिंग देखे तो 802 से 812 के एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। कल हमने देखा था कि 812 के ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर दिया है और 827 तक के भी लेवल्स आ रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है 833 के लेवल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा मीनिंगफुल ब्रेकआउट दिया है विथ वॉल्यूम। तो सस्टेनेबल रैली लग रही है। तो आज के दिन भी अगर थोड़े नीचे 818 के करीब आता है तो आप होल्ड कीजिए या बाय कर सकते हैं 833 के टारगेट के लिए 1 से 2 दिन के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 818 का। ओके, तो ये रही आपके लिए कॉपर पर खरीदारी की सलाह। आपके पास है तो बने रहिए। 818 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर खरीदारी की जा सकती है। 833 का टारगेट और लगभग 818 तक के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप बना सकते हैं पोजीशन। गुजरात से जिगर ठक्कर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लें। नमस्कार सर, क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, भाविक जी से सवाल है, इंट्राडे गोल्ड में क्या करें? इंट्राडे में किसमें? गोल्ड पे। ओके, इंट्राडे गोल्ड पर क्या राय रहेगी? अभी तो बताए थे भाविक जी ने इंट्राडे में अपनी स्ट्रैटेजी, पर एक बार सर रिपीट अगर कर देंगे, इंट्राडे में क्या स्ट्रैटेजी? देखिए आज इवनिंग में डेट आने वाले तो थोड़ा स्टॉप लॉस जरूर से रखिएगा, बट अभी भी मुझे लग रहा है 76,800 के करीब बाय कर सकते हैं 76,600 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में टारगेट रहेगा 77,200 का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए गोल्ड में एक बार फिर से भाविक जी ने बताए। ये आपके लिए इंट्राडे में 77,200 तक के टारगेट्स और 76,600 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। पटना से ओमकार जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। ओके, कैलाश मोदी जी से पहले बात कर लेते हैं। नमस्कार कैलाश जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, लेड पे मैडम करंट रेट पे लॉन्ग या शॉर्ट? लेड पर करंट रेट पर सर क्या स्ट्रैटेजी और क्या व्यू बन पा रहा है बीरेंद्र सर, क्या करें? इसमें काफ़ी बेहद कमज़ोर वॉल्यूम है और पूरे साल ये काफ़ी डेड रही है। पूरा 10-12 रुपये का भी मूवमेंट नहीं है। मैं इसको ट्रेड के हिसाब से कम प्रेफर करता हूँ। ओके, पटना से ओमकार जी से बात कर लें। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। हेलो जी, मैं ये जानना जी, चाह रहा पूछिए था सर। मैडम कि हेलो हाँ हेलो जी, सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि इंट्राडे में क्रूड में या मेटल्स में कोई ऑप्शंस में ट्रेड बनता है क्या? ओके, भाविक जी, क्या राय रहेगी? देखिए इंट्राडे में आई थिंक क्रूड में आप 5800 का जो कॉल ऑप्शन है अभी 215 चल रहा है, तो थोड़ा वेट कीजिए। 195 आज इंट्राडे में मिल जाएगा, तो 195 के करीब बाय कर सकते हैं 240 के टारगेट के लिए, और 175 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 5800 का जो 16 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बार 195 के करीब बाय कर सकते हैं 175 के स्टॉप लॉस से। अगले सवाल की तरफ बढ़े। राजस्थान से बिहारी जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है कि अभी आजकल में सिल्वर में क्या करना चाहिए अभी? आजकल में सिल्वर के लिए स्ट्रैटेजी। ओके, सिल्वर पर बीरेंद्र सर एक बार 1 से 2 दिन का नजरिया सर बताएंगे फिर से? फिलहाल बाय कर सकते हैं अराउंड 90,000 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस 89,300 का होना चाहिए। टारगेट साइड में 91,900 से 92,400 का रख सकते हैं। 1-2 दिन या शॉर्ट टर्म नजरिया काफ़ी सीमित दायरे का है।
ओके, तो ये रही आपके लिए राय। चांदी पर 1 से 2 दिन का नजरिया बताया हमारे एक्सपर्ट बीरेन जी ने। थैंक यू सो मच। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का करेंगे बातचीत करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। भाविक जी और बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आइए अब आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, पर ब्रेक के बाद एक ज़रूरी बातचीत हम आपको सुनाने वाले हैं। आने वाले सालों में सोने चांदी और साथ ही बेस मेटल्स कच्चे तेल में कारोबार कैसा रह सकता है। जेपी मॉर्गन ने इस पर जो रिपोर्ट जारी की, ये तो हमने आपको बताई डेफिनेटली, लेकिन हमारी जो खास चर्चा रहने वाली है वो रहने वाली है मौसम पर ये चर्चा रहने वाली कि 1901 के बाद नवंबर दूसरा सबसे जो गर्म महीना वो रहा है और मौसम विभाग ने भी फरवरी तक सामान्य से ज्यादा तापमान का अनुमान भी जताया है, यानी सर्दी में भी तापमान गर्म रहेगा। इसी पर हमने बातचीत की स्काईमेट के प्रेसिडेंट जेपी शर्मा से। ये पूरी बातचीत थोड़ी देर। आज हम फोकस करने वाले हैं सर्दियों के तापमान पर, और अनुमान ऐसा निकल रहा है कि तापमान बढ़ने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग का कहना है। अब इसके मायने क्या हैं, कितना तापमान बढ़ेगा, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितनी चिंताजनक बात है, उत्पादन पर यानी कि रबी फसलों के उत्पादन पर कैसा असर पड़ेगा, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्काईमेट के प्रेसिडेंट जेपी शर्मा सर शो में शामिल हो चुके हैं। शर्मा सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। अब ऐसी बात बताई जा रही है कि मौसम यहाँ पर गर्म रहने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं स्काईमेट का ही अनुमान जानना चाहूँगी। आपकी विंटर की फोकास्ट, यानी कि टिपिकली दिसंबर से फरवरी के बीच हम भारत में सर्दियों का मौसम मानते हैं, क्या अनुमान है? देखिए, हमने पहले भी इसका अनुमान दिया था विंटर का, क्योंकि ज्यादातर आंकड़े आ रहे थे कि लानीना के चलते लानीना आएगा और उसके चलते बहुत ही हार्श विंटर देखने को मिलेगी। बहुत हार्श विंटर के साथ साथ जो सर्दियों में रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो ऐसा आपको भी शायद ऐसी रिपोर्ट आपके चैनल पे भी जरूर हुई होगी। तो लेकिन मैंने अपना अनुमान स्काईमेट की तरफ से जारी किया था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लानीना आता है, पिछले लगभग 8 बार आया है, पिछले करीब 15 सालों में। उसमें 8 बार में कभी भी तो एक ही बार रेनफॉल ज्यादा हुआ, बाकी बहुत सालों में रेनफॉल कम हुआ। उसका कोई रिलेशनशिप इतना नहीं है। लेकिन इस बार तो लानीना अभी आया ही नहीं, और अभी तो दिसंबर में अभी आने वाला है भी नहीं। आएगा भी तो हल्का सा लानीना जनवरी और फरवरी के 2 महीनों में ओके, और उसके बाद वो दोबारा से एक बार न्यूट्रल की तरफ चला जाएगा। जो कि हालांकि लानीना अल्नीनो ये 2 ऐसे पैटर्न है जो कि जिनको हम इरेटिक कहते हैं, केओटिक पैटर्न कहते हैं, करते हैं, क्लाइमेट पैटर्न को चेंज करते हैं। लेकिन अभी उनका उसमें कोई बहुत ही वीक पैटर्न है, उसमें कुछ ऐसा सशक्त नहीं है जिसके कारण की कुछ मेजर चेंज आ सकेगा। लेकिन अभी सर्दियों की बात करें तो आप देख रहे हैं सर्दियां तो अभी तक तो उसका फील हुआ नहीं। जो एक्चुअल होता है पूरे उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत के जितने प्लेन्स हैं, दिल्ली समेत, जिसकी उसका अनुमान होता है कि हाँ अब कड़ाके की ठंड आने वाली है, वो तो अभी तक नहीं आई जी। तापमान अक्टूबर की बात करें तो पूरे देश में सामान्य से ज्यादा 1901 से लेके सबसे ज्यादा तापमान अक्टूबर में रहा। नवंबर की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट है नवंबर भी, तो पिछले 1901 से लेके सेकंड हाईएस्ट तापमान नवंबर का भी रहा। करेक्ट। और दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में भी तापमान अभी सामान्य से ज्यादा ही चल रहे हैं। दिल्ली का तापमान आज के दिन जैसे 12 डिग्री की बात करें तो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। ओके, इसी तरह जी शर्मा सर, ये बताइए, जब आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में हालत खराब रही, नवंबर भी 125 सालों में सबसे गर्म नवंबर रहा है, दिसंबर में भी अभी भी हम देख रहे हैं वो ठंडी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो सर अब बताइए कि फसलों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? प्राइमरीली हम गेहूं, सरसों, चना पे फोकस करते हैं, इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है और अभी कैसे हालात बन रहे हैं? देखिए नेहा, कोई भी मौसम में फेरबदल फसलों के लिए तो ठीक नहीं जाना जाता। चाहे वो बुआई का समय हो, चाहे वो कटाई का समय हो। बुआई के समय जनरली नॉर्थ इंडिया, मध्य भारत में या उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में तापमान में थोड़ी कमी आनी चाहिए।
ठंडे मौसम की संभावना की जाती है, वो ही बुआई के लिए अच्छा रहता है। और इसी प्रकार जब रबी के फसलों की कटाई होती है, जो कि अप्रैल से जून तक का समय होता है, उसमें उसमें गर्मी आनी चाहिए, वार्म होना चाहिए, तापमान में बढ़ोतरी देखनी चाहिए, वही होता है फसलों के लिए अच्छा। पर उसके अनुकूल अभी तो नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल कहें अनुकूल है। रबी की फसलों की बुआई के लिए, चाहे आप सरसों की बात करें, मस्टर्ड की बात करें, या ये वीट की बात करें, ये सब सब जितनी भी उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की फसलें हैं, इसके लिए तापमान सामान्य से ज्यादा है, जो कि अच्छी बात तो नहीं गिनी जाएगी। लेकिन अभी इस स्तर पे मैं कहूंगा कोई इतनी चिंताजनक बात भी नहीं है, बुआई अच्छी